हेलो बच्चा लोग, वेलकम टू इंस्पायर एकेडमी। आई होप अभी तक जितने लेक्चर्स मैंने आपको बताए हैं, पढ़ाए हैं, एक एक चीज़ मैंने आपको रिवीजन के साथ बताई है। आप लोग नोट्स बनाते जाइए, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि अगर आपकी पॉइंट्स याद नहीं रखेंगे तो फिर आगे जाके प्रॉब्लम जाएगी, ठीक है। क्योंकि अब हम एनसीईआरटी के ओर बढ़ने वाले हैं, क्योंकि एनसीईआरटी जो है वो हमारी माता है। तो सबसे पहले आज का टॉपिक क्या था? अभी हम किस पर चल रहे हैं? अभी हम चल रहे हैं सेलुलर ऑर्गेनेल्स पे, ठीक है। अब हमने बीच में देखा था, इंट्रो देखा था, सिर्फ क्या देखा था? सिर्फ इंट्रो देखा था कि ऑफ टाइप्स ऑफ क्या सेल कौन कौन से थे। टाइप्स ऑफ सेल मैंने बोला था, एक था यू कैरियोटिक और दूसरा था प्रोकैरियोटिक, ठीक है। दो नाम अच्छे से याद रखना है। यूकैरियोटिक का मतलब है कि जो न्यूक्लियस है वो एकदम वेल डेवलप्ड है, मैंने बताया था। यू का मतलब होता है ट्रू और कैरियन का मतलब होता है न्यूक्लियस, यानी वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस किस में प्रेजेंट होता है? यूकैरियोट्स में। हाँ, एक चीज जो है वो अच्छे से याद रखना है, हमको ये चीज पता होनी चाहिए कि जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं, यूकैरियोटिक सेल, ठीक है, कैन बी यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर। ये चीज पता होना चाहिए। एक सेकेंड, देखो, आप लोगों को, आपने बचपन से यही पढ़ा होगा, आप लोगों ने बचपन से यही देखा होगा कि जो प्रोकैरियोटिक है वो यूनिसेलुलर है, और जो यूकैरियोटिक है वो मल्टीसेलुलर है, ठीक है। यहाँ पर ही थोड़ा सा दिक्कत आ जाती है, क्योंकि अब हमको डिटेल में जाना है। हमको पता होना चाहिए कौन से ऑर्गेनिजम्स है जिसमें सारे ऑर्गेनल्स प्रेजेंट है, लेकिन वो यूनिसेलुलर है। अगर वो यूनिसेलुलर है तो वो ऑब्वियसली किसकी कैटेगरी में आ जाएगा? वो आपकी यूकैरियोटिक सेल की कैटेगरी में आएगा, ठीक है। तो हम ये बोल सकते हैं कि प्रोकैरियोटिक जो होते हैं वो होते हैं यूनिसेलुलर, ठीक है। चलिए, अब मैं आपकी एनसीईआरटी से आपको पूरी चीज़ें एक एक पॉइंट टू पॉइंट क्लियर करूंगी, ठीक है। आपको ध्यान से सुनना है, नोट्स बनाना है। कहीं पर भी कोई कंफ्यूजन है तो आपको कमेंट सेक्शन में पूछना है, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं, स्लाइड पे आ जाते हैं हमारी। हम पहले यूकैरियोटिक सेल से स्टार्ट कर रहे हैं, अब हम डिटेल में जाने वाले हैं, ठीक है। धीरे धीरे करके, स्टेप बाय स्टेप। चलिए लेट्स स्टार्ट। यहाँ लिखा हुआ है एनसीईआरटी, और आप लोग चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, ठीक है। मैंने वैसे बताया है बहुत बार कि आपका जो पूरा है कंटेंट आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। चलिए देखिए, द यूकैरियोटिक सेल क्या है? हम पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी के बारे में। यूकैरियोटिक इंक्लूड, अब ये क्या बोल रही है? ऑल द प्रोटिस्ट, प्लांट्स, एनिमल्स एंड फंगी। हमने फंगी का स्ट्रक्चर, फंजाई का स्ट्रक्चर जो है, देखो, कुछ लोग फंगी बोलते हैं, कुछ लोग फंजाई बोलते हैं, जो बोलना है बोलो, हमको पता होना चाहिए कि हम बात किसकी कर रहे हैं, ठीक है। तो फंजाई का जो स्ट्रक्चर है वो हमने देखा हुआ है, ठीक है। अब प्रोटिस्ट क्या होते हैं? एनिमल सेल, प्लांट सेल, मैंने आपको बता दिया ऑलरेडी, ठीक है। उसमें कुछ डिफरेंस है, वो पॉइंट यहाँ लिखा हुआ है, ठीक। तो प्रोटिस्ट क्या होते हैं? प्रोटिस्ट ना तो प्लांट सेल में आएंगे, ना ही एनिमल सेल में आएंगे, और ना ही फंजाई में आएंगे, ठीक है। इनका जो स्ट्रक्चर है वो ऐसा है कि ये यूनिसेलुलर है, लेकिन ये यूकैरियोटिक की कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ है प्रोटिस्ट। ये सारी चीजें किस में आ जाएंगी? फाइलम वाला जो पूरा हमारा एक यूनिट है, उसमें प्रोटिस्ट, प्रोटोजोआ, पॉरीफेरा, ये सब कुछ हम पढ़ेंगे। तो प्रोटिस्ट कुछ नहीं है, कुछ यूनिसेलुलर ऐसे जो कि यूकैरियोटिक सेल में सारे ऑर्गेनल्स हैं, वो यहाँ पे मैंने इसीलिए मेंशन किया कि हमेशा याद रखना कि यूकैरियोटिक मल्टी और यूनिसेलुलर दोनों होते हैं। तो प्रोटिस्ट इसका एग्जाम्पल है, ठीक। अब आगे क्या लिखा है? इन यूकैरियोटिक सेल्स देयर इज एन एक्सटेंसिव compartmentalization of the cytoplasm through the presence of the membrane bound organelles। क्या बोलना चाह रहा है ये पॉइंट? थोड़ा इसको अच्छे से डिकोड करो। देखो, कुछ नहीं है, साइटोप्लाज्म है आपका, ये हो गई आपकी सेल,
ये हो गई आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये हो गया आपका न्यूक्लियस। मैंने आपको बताया था कि जो आपकी माइटोकॉन्ड्रिया है वो डबल मेम्ब्रेन है। यहाँ पे आपका क्या हो गया, यहाँ पे आपका हो गया एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये हो गई आपकी गोल्जी बॉडी, यहाँ पे कुछ आपके क्या है राइबोसोम्स हैं। तो ये माइटोकॉन्ड्रिया जो स्ट्रक्चर है, या अगर हम प्लांट सेल की बात करें तो हम बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट। तो जितने भी मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स हैं वो साइटोप्लाज्म में क्या कर रहे हैं, कंपार्टमेंटलाइजेशन, मतलब एक तरीके से एक कमरे में घुस रहे हो आप, ऐसा समझो, ठीक है। एक घर में घुस रहे हो जहाँ बहुत सारे, बोलना चाहिए कंपार्टमेंट है, कंपार्टमेंट यानी रूम्स हैं, ठीक है। एक रूम है जिसका नाम हमने रख दिया माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक। दूसरा रूम है जिसका नाम हमने क्या रख दिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ये सारे रूम मेम्ब्रेन बाउंड है, तो एक तरीके से ये सेपरेट कर रहे हैं ना, और वो सेपरेशन क्या है, मेम्ब्रेन, जो कि अगर हमने अभी बात करी रूम की तो वो क्या, दीवार, ठीक है, दीवार। मैंने बोला मैं किसी पर्टिकुलर घर के अंदर गई, वहां पे 4-5 कमरे थे, एक कमरे में एनर्जी बन रही है, एक कमरे में प्रोटीन बन रहा है, तो जहां एनर्जी बन रही है दैट इज माइटोकॉन्ड्रिया, इटीज चलती है वहां पे, ठीक है। तो वहां पर वो डबल मेम्ब्रेन बाउंड है, तो उसने अपने आप को किससे, कंपार्टमेंटलाइजेशन का मतलब है सेपरेट कर लिया, साइटोप्लाज्म से वो सेपरेशन शो कर रहा है वहां पर, किस तरीके से, बाय हैविंग डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर, ठीक है। और उसी को हम बोल सकते हैं कि जिस तरीके से रूम्स रहते हैं तो दीवार बनी हुई रहती है, तो एग्जैक्टली वही है, ठीक है। लेकिन ये तैरते किस में रहते हैं, ये प्रेजेंट साइटोप्लाज्म में ही रहते हैं, ठीक है। तो आप इसको बहुत अच्छे से याद रख सकते हो कि बहुत अच्छे से सिस्टमाइज फॉर्मेट में जो हमारी यूकैरियोटिक सेल है वो पूरी तरीके से कंपोजिशन जो है उसका आप समझ सकते हो कि कैसे, किस जगह पे कौन सा काम हो रहा है, इसको आप मेमोराइज रख सकते हो। जैसे मैंने अभी बोला कि प्रोटीन सिंथेसिस कहाँ हो रहा है, तो जहाँ पर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, तो इससे ऐसे याद रखो कि उसको किचन बोल दो आप, ठीक है, किचन है, खाना बन रहा है वहाँ पे, ठीक है। अब एनर्जी बन रही है तो वहाँ पे लोग एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो इस तरीके से आप मेमोराइज कर सकते हो, ठीक है। तो घर के अंदर घुसे जहाँ लोग एक्सरसाइज कर रहे हैं, एनर्जी लग रही है बहुत ज़्यादा, तो वहाँ पे आप एटीपी या माइटोकॉन्ड्रिया बोल सकते हो उस रूम को, और उस रूम की दीवार क्या कर रही है, कंपार्टमेंटलाइजेशन कर रही है, सेपरेट कर रही है हर एक कमरे को, हर एक पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म हो रहा है हर एक ऑर्गेनल में, जो कि साइटोप्लाज्म प्रेजेंट है। साइटोप्लाज्म पूरा घर है, ठीक है। अब इतना समझ में आया, अगर कहीं दिक्कत हो तो पूछिएगा, ठीक। चलिए, यूकैरियोटिक सेल्स पोजेस एन ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस विथ अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर एनवेलप। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को ही क्या कहा जाता है, न्यूक्लियर एनवेलप कहा जाता है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आपको क्या करती है, मैंने पहले ही बताया था, यहाँ पे फिर से मैं एक बार ड्रॉ करती हूँ। देखो, मैंने एक सेल बनाई, ये आपकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हो गई, ये आपका न्यूक्लियोलस हो गया, ये दोनों के बीच में सेपरेशन कर रही है, ठीक। वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस होता है, वही चीज लिखी है इस पॉइंट में, ठीक है, सबसे मेन पॉइंट था, ठीक। ये हम बहुत बार रिवाइज कर चुके। इन एडिशन यूकैरियोटिक सेल्स हैव अ वैरायटी ऑफ कॉम्प्लेक्स लोकोमोटरी एंड साइटोस्केलेटन स्ट्रक्चर। लोकोमोटरी का मतलब हमने पढ़ा था सीलिया एंड फ्लैजेला, आया याद? अगर रिवाइज करोगे तो याद रहेगा, नहीं करोगे तो कैसे याद रहेगा। मैंने लोकोमोटरी का मतलब ही बताया था कि लोकोमोटरी मतलब लोकोमोशन, लोकोमोशन मतलब मूवमेंट। अगर लोकोमोटरी ऑर्गन्स की बात हो रही है दैट मीन सीलिया और फ्लैजेला, जिसके बारे में अभी तक हमने पढ़ा है, जो कि मूवमेंट में मदद करती है सेल को, किसको, यूकैरियोटिक सेल को, ठीक। अब यहाँ पे दूसरी चीज लिखी है साइटोस्केलेटन। तो साइटोस्केलेटन हमने बहुत अच्छे से देखा, क्या होता है सेल के अंदर जितने भी फिलामेंट धागे जैसे स्ट्रक्चर्स रहते हैं, जिसमें 3 थे, माइक्रो, क्या माइक्रोट्यूब्यूल्स, तीसरा था, सॉरी सेकेंड वन इज व्हाट, इंटरमीडिएट फिलामेंट, एंड द थर्ड वन इज माइक्रोफिलामेंट। जो माइक्रोट्यूब्यूल था वो ट्यूबुलिन प्रोटीन से मिलकर बना होता है, जो आपका इंटरमीडिएट फिलामेंट था वो बना होता है केराटिन से, और जो आपका माइक्रोफिलामेंट है वो आपका बना होता है एक्टिन और मायोसिन प्रोटीन से। इतना हमने देखा था, ठीक। और वो ऐसे स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं और वो सेल को पूरी तरीके से शेप और सपोर्ट देने में काम करते हैं। ये था साइटोस्केलेटन, ठीक। अब देयर जेनेटिक मटेरियल इज ऑर्गेनाइज्ड इनटू क्रोमोसोम, ठीक है। अब आपको मैंने बहुत अच्छे से बताया, इस तरीके से आपका क्रोमोसोम दिखाई देता है और इसी के अंदर आपका डीएनए जो है प्रेजेंट है, ठीक।
ठीक, डबल स्ट्रैंडेड होता है डीएनए। ठीक, ये जितनी चीज़ें मैंने आपको अभी तक पढ़ाई है वही चीज़ें जो हैं एनसीईआरटी में लिखी हुई है, और जो चीज़ें एडिशनल है मैंने आपको उसका थोड़ा सा बताया था। जैसे यहाँ प्रोटिस्ट लिखा है ना, तो मैंने आपको बोला था कि यूनिसेलुलर भी होती है यूकैरियोटिक सेल, तो इसीलिए बोला था। ठीक, अब देखो, ऑल यूकैरियोटिक सेल्स आर नॉट आइडेंटिकल, ये तो हम बहुत अच्छे से देख चुके हैं। जितनी भी यूकैरियोटिक सेल है वो पूरी तरीके से सेम कंपोजिशन शो करेगी क्या? नहीं, प्लांट सेल और एनिमल सेल में हमने डिफरेंस देख लिया है, तो वही चीज लिखी हुई है, बस रिवीजन चल रहा है। प्लांट एंड एनिमल सेल्स आर डिफरेंट एज द फॉर्मर प्रोसेसेस सेल वॉल्स। देखो, आप देख सकते हो सेल वॉल, क्लोरोप्लास्ट, वैक्यूल, हमने लास्ट वीडियो में देखा हुआ है ये चीज़ें। ठीक है, कि वैक्यूल बहुत ज़्यादा बड़ा होता है, क्योंकि ऑब्वियसली पास है, इनके पास किडनी तो होती है नहीं है, जैसे हम फिल्टर आउट कर सकते हैं एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स को, ये क्या करते हैं, ये वैक्यूल्स में स्टोर करके रखते हैं, उसके बाद एक्सक्रीट आउट करते जाते हैं। लेकिन इनके पास किडनी ना होने की वजह से इनका जो वैक्यूल है वो बहुत बड़ा होता है, क्योंकि उसमें न्यूट्रिएंट भी स्टोर हो रहे हैं, सारा काम इसी में हो रहा है, तो अब क्या करें, बहुत बड़ा वैक्यूल है। तो ये एक मेजर डिफरेंस है, सेल वॉल एक मेजर डिफरेंस है। और क्या है, क्लोरोप्लास्ट, हम फोटोसिंथेसिस कर नहीं सकते, तो हमारे पास क्लोरोप्लास्ट होता नहीं है। तो ये था, वही चीज लिखी हुई है कि जो यूकैरियोटिक सेल है उसकी कंपोजिशन वेरी करती है, पूरी तरीके से वो आइडेंटिकल नहीं होती, ये चीज यहाँ लिखी हुई है। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। प्लास्टिड्स के बारे में आपको मैंने कौन सा वाला पढ़ाया था, क्लोरोप्लास्ट का पूरा स्ट्रक्चर बताया था, उसमें ग्रेना प्रेजेंट होते हैं जिसके थ्रू वो कनेक्ट रहता है, वो होता है स्ट्रोमल लेमेले, उसके अंदर वाला जो पार्ट है उसको हम स्ट्रोमा कहते हैं। ठीक, इसमें जब हम मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि एग्जैक्टली फोटोसिंथेसिस कहाँ पे होता है। उसका जो एक कॉइन है वो होता है थाइलाकॉइड, मैंने आपको बताया था वहाँ लाइट रिएक्शन चलती है, जो डार्क रिएक्शन है वो कहाँ चलती है, स्ट्रोमा में। ये पूरी चीजें, लाइट हार्वेस्टिंग सिस्टम, ये सब कुछ हम पढ़ेंगे मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस में। ठीक है, तो टेंशन नहीं लेना है। अब देखते हैं, and a large central vacuole which are absent in animal cell। सेम चीज लिखी है जो मैंने बोली, ये चीज हमारे अंदर नहीं होती क्योंकि हमारे पास किडनी है। ठीक, on the other hand animal cells have centrioles which are absent in the ऑलमोस्ट ऑल प्लांट सेल। ऑलमोस्ट बोल रहा है, इसका मतलब कुछ प्लांट सेल्स ऐसा होंगी जिनमें एक्सेप्शन होगा, वो हम देखेंगे, जहां पर कहीं ना कहीं सेंट्रियोल दिखाई दिया होगा। ठीक है, ऑलमोस्ट वर्ड यूज हुआ, इसका मतलब देयर इज एन एक्सेप्शन। ठीक, अब अगर मैं बात करूं किसकी, सेंट्रियोल्स की, मैंने बहुत अच्छे से आपको बताया था सेंट्रोजोम और सेंट्रियोल का पूरा मैंने आपको एग्जाम्पल के साथ बताया था कि इनका काम सेल डिवीजन में होता है, स्पिंडल फाइबर इनसे अटैच रहते हैं। ठीक है, इस तरीके से, किससे, आपके क्रोमोसोम से, कौन से स्ट्रक्चर से, काइनेटोकोर से। आप ये लेक्चर जाके लगाइए, ये मैं पूरा बता चुकी हूँ। सेंट्रोसोम जो है वो एक ऐसा स्ट्रक्चर है जिसके अंदर एक पेरीसेंट्रियोलर स्पेस होता है और वो हेल्प करता है सेल डिवीजन में। इससे अटैच होते हैं स्पिंडल फाइबर, और इसके अंदर जो प्रेजेंट होता है वो होता है सेंट्रियोल, जो कि सिलेंडर लाइक या ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, जो परपेंडिकुलर होता है। ठीक, ये हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो ये चीज सेंट्रियोल या सेंट्रोसोम, ये प्लांट सेल में, ऑलमोस्ट प्लांट सेल में एब्सेंट होती है, ये चीज हमको याद रखना है। क्या देखा हमने अभी, हमने जो एक चीज देखी कि सेंट्रोसोम और सेंट्रियोल ये किस में नहीं होते, ऑलमोस्ट प्लांट सेल में एब्सेंट होते हैं। बाकी चीजें हमको ऑलरेडी पढ़ चुके हैं हम, सारी चीजें की क्लोरोप्लास्ट हो गया, वैक्यूल होगा, और फिर बाकी आपका सेल वॉल, ये सारी चीजें हम देख चुके हैं कि ये डिफरेंस क्रिएट करती हैं प्लांट और एनिमल सेल में। ठीक, कहीं कोई दिक्कत तो आप बताइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारे पास लोकोमोटरी ऑर्गन्स हैं, वी कैन मूव, हमारे पास हाथ है, पैर है, कोई दिक्कत नहीं है। देयर आर मैनी सेल्स, बैक्टीरिया, देयर आर मैनी ऑर्गेनिजम्स जिनके पास लोकोमोटरी ऑर्गन्स हैं, लेकिन प्लांट के पास नहीं है। तो कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ें डिफर करती हैं, इसीलिए जो यूकैरियोटिक सेल है वो पूरी तरीके से आइडेंटिकल नहीं मानी जाती। ठीक है, तो लोकोमोटरी ऑर्गन याद रखना, सीलिया और फेजिला की बात हो रही है। ठीक, और बाकी के भी हम देखेंगे। चलिए अब हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। देखिए डायग्राम वही है जो हम बहुत ही अच्छे से समझ चुके हैं, पता नहीं कितने बार में बता चुकी हूँ, ये सारी चीज़ें पूरी कंप्लीट हो गई है। आपको जाना है, लेक्चर लगाना है, मैंने एक एक चीज़ बताई है, सारे चीज़ें का इंट्रोडक्शन मैं दे चुकी हूँ, साइटोप्लाज्म, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इनका अब हम डिटेल देखने वाले हैं। ठीक है, ये सब कुछ। चलो, ये है आपके यूकैरियोटिक सेल का डायग्राम। अब ये है आपकी प्लांट सेल, ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं।
ठीक, इसमें आपको सेल वॉल दिख रही होगी, ठीक है, इसमें आपको सेल वॉल दिखेगी, इसमें आपको वैक्यूल दिखेगा, देखो सेल वॉल दिख रहा है, ये देखो 90% स्पेस मैंने बोला था, ठीक है, 90% स्पेस जो है वो यही ऑक्यूपाई करके रखता है। उसके बाद दूसरी चीज जो हमने देखी, और कौन सी चीज थी, क्लोरोप्लास्ट, ये जो है वो हमारे अंदर नहीं है, ऑल राइट, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट क्या है, चलिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में अब हम थोड़ी डिटेल स्टडी करने वाले हैं, तो बहुत मज़ा आने वाला है, तो कुर्सी की पेटी जो है वो बांध लीजिए और ध्यान पूरा इधर रखिए, ठीक है, टेंशन नहीं लेना है, आराम से पढ़ेंगे, ठीक। चलो, आपके पास इतनी अच्छी सुविधा है कि आप इस लेक्चर को पॉज करके फिर उसके बाद बैक करके फिर से देख सकते हो, रिवाइंड करके, ठीक है। लेकिन जब ऐसे ऑफलाइन लेक्चर्स लगते थे पहले, तो ये चीज़ नहीं थी कि एक बार टीचर ने पढ़ा दिया फिर उनसे दोबारा पूछना है तो वो कहीं गुस्सा ना हो जाए, बिकॉज टीचर्स बोल देते हैं, बट हर टीचर्स का पेशेंस लेवल उतना अच्छा नहीं होता। तो ये चीज़ ऑनलाइन में बहुत प्रॉफिटेबल है कि अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है, आप पूछो, वो तो हम बताएंगे ही, लेकिन मैं ऐसा बोल रही हूँ तो मैं बताऊंगी, ठीक है, लेकिन आपके पास बेनिफिट ये है कि आप उसको बार बार रिवाइंड करके देख सकते हो, तो आपको वो चीज़ फिर क्लियर हो जाती है, ठीक। चलिए अब हम स्टार्ट कर रहे हैं किससे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से। द डिटेल स्ट्रक्चर ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन वॉज स्टडी ओनली आफ्टर द एडवांसमेंट या एडवेंट, एडवेंट का मतलब होता है ये चीज जब आई, ठीक है, या एडवांसमेंट का मतलब होता है लाइट माइक्रोस्कोप का एडवांसमेंट किस में हुआ, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में, ठीक है। एडवेंट का मतलब जब ये चीज आई, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इन द 1950s, मैंने ये पहले ही बताया था, हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन या जितनी भी चीजें आइडेंटिफाई तभी कर पाए, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, जब हमारे पास इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आया, क्योंकि ये इतने माइन्यूट स्ट्रक्चर्स थे कि हम इनको लाइट माइक्रोस्कोप के इसमें नहीं देख पा रहे थे, ठीक। अब सेकेंड पॉइंट, मीनवाइल द केमिकल स्टडीज ऑन द सेल मेम्ब्रेन स्पेशली इन ह्यूमन रेड ब्लड सेल्स आरबीसी enabled the scientist to deduce the position possible structure of the plasma membrane। क्या हो रहा है, केमिकल स्टडीज ऑन द सेल मेम्ब्रेन क्या दिखा रही है, किसमें, स्पेशली इन हमारी बॉडी में, ह्यूमंस में, किसमें, रेड ब्लड सेल्स में, अनेबल द साइंटिस्ट टू डिड्यूस द पॉसिबल स्ट्रक्चर ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब इसका सेकेंड पॉइंट देखो फिर और क्लियर होगा। These studies showed that the cell membrane is mainly composed of lipids and protein। देखो हमने इसका स्ट्रक्चर पढ़ा था, मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया था, इसमें देखो हमेशा याद रखना प्लाज्मा मेम्ब्रेन को आइडेंटिफाई किया गया था किस चीज़ में, हमारी ह्यूमन सेल किस में, आरबीसी में। अब अगर मैं आरबीसी की बात करूं, ठीक है, एक छोटा सा इंट्रो देती हूँ, आरबीसी में कोई भी सेल ऑर्गेनल नहीं होते और ना ही आरबीसी में कोई न्यूक्लियस होता है। क्यों नहीं होता मैम, आरबीसी तो हमारे बॉडी की सेल है, वो तो यूकैरियोटिक सेल होगी, उसमें तो होना चाहिए, बट बेटा आरबीसी का तो काम ही नहीं है ना, उसका काम क्या है, उसका काम है एक्सचेंज ऑफ गैसेस। उसमें क्या प्रेजेंट होता है, उसमें न्यूक्लियस नहीं होता, क्योंकि उसको डिवाइड होना ही नहीं है, उसको ज़रूरत ही नहीं है डिवाइड होने की। उसका जो काम है, मैं एक्चुअली अपने बच्चों को हमेशा ये एग्जांपल देती हूँ, तो आरबीसी जो है वो आपके बॉडी का रिक्शा है, ठीक है। जब हमारा एनिमल फिजियोलॉजी कार्डियोवास्कुलर सिस्टम हम स्टार्ट करेंगे तो पूरा ब्लड का मैं अच्छे से इंट्रोडक्शन दूंगी, ब्लड सेल्स का दूंगी, सारी चीज़ें, तो उसमें हम ये देखेंगे कि जो आरबीसी है उसका अंदर वाला जो पोर्शन है, हम सबको पता है उसमें हीमोग्लोबिन होता है एंड द आयरन, ठीक है। तो उसमें जितना भी स्पेस है, सेलुलर ऑर्गेनल्स तो उसमें होते ही नहीं, क्योंकि उसको ज़रूरत ही नहीं है, उसका काम क्या है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस। मतलब जैसे वो रिक्शा है, CO2 तुम बैठ जाओ, जिसको ज़रूरत है जिस टिश्यू को, मैं वहाँ ले जाके छोड़ देता हूँ, और जहाँ से CO2 को ज़रूरत है इधर, तो वहाँ छोड़ दिया। तो यहाँ पर क्या आइडेंटिफाई किया गया था, प्लाज्मा मेम्ब्रेन इन द ह्यूमंस, ठीक है। अब ये बता रहे हैं कि मैंने जैसा कि आपको इसमें बताया था, काय में, स्ट्रक्चर में मैंने बोला था हेड होती है, टेल होती है, प्रोटीन एम्बेडेड होते हैं, फंसे हुए होते हैं। तो इसका एक साइड में छोटा सा डायग्राम बना लेते हैं। ये था आपका हेड, हेड आपका कैसा है, हेड आपका है वाटर लविंग, तो टेल कैसी होगी, नफरत करती है भाई पानी से वो, ठीक है। तो अब चलो मैं इसके लिए वाइट बोर्ड ले लेती हूँ, है ना, तो और अच्छे से समझ में आएगा। हमने इसका बहुत अच्छा स्ट्रक्चर देखा था, देखो मैंने आपको क्या बताया था,
What's wrong with this? चलिए यहीं पे समझते हैं। देखिए, हमने जो स्ट्रक्चर देखा था उसका एक सेक्शन बना रही हूं मैं। ये हो गया हेड, ये टेल, ये हेड, ये टेल, ये हेड, ये टेल, ये हेड, ये टेल। हेड है आपका हाइड्रोफिलिक, ठीक है, हाइड्रोफिलिक। अब इसको हम हाइड्रोफिलिक इसलिए बोलते हैं बिकॉज ये वाटर लविंग है। इसका जो फेस है वो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड की तरफ होता है। पैर जो है उनको पानी, भैया मैं पैर ठंडे पानी में डाल रही हूँ ऐसा याद रखो, अभी ठंडी चल रही है बहुत ज़्यादा, तो अब ठंडे पानी में पैर डालने में ऐसा लगता है। तो जो इसकी टेल है, जो इसके पैर दिखाई दे रहा है आपको, इसको एक्चुअली में टेल बोलते हैं। तो जो इसकी टेल है वो, उसको पानी से बहुत नफरत है, तो वो कैसी है, वो अंदर साइड में प्रेजेंट है ऐसे, ठीक है। तो वो है हाइड्रोफोबिक, ना फोबिया ऑफ वाटर, यानी उसको पानी से डर लगता है, ठीक। ये देखो, हाइड्रोफोबिक, ठीक, ये नफरत करती है। इसके बाद ऐसे कुछ स्ट्रक्चर्स थे जिनको हमने बोला था इंटीग्रल प्रोटीन, ठीक है, इंटीग्रल प्रोटीन, पेरिफेरल प्रोटीन, ठीक है। लिपिड मतलब क्या, लिपिड का मतलब हो गया ग्लिसरॉल प्लस फैट। एग्जाम्पल आप ऑयल ले सकते हो इसके लिए। लिपिड का पूरा बायोमोलिक्यूल्स में हम देखेंगे अच्छे से, ठीक है। तो यहाँ पे हमने देखा था कि ये जो पूरी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसकी कंपोजिशन क्या है, इसमें कार्बोहाइड्रेट के मॉलिक्यूल ऊपर से अटैच रहते हैं, तो ये लिपिड बायलेयर होती है। और इसमें बहुत सारी चीज़ें जो ट्रांसपोर्ट होती हैं फ्रॉम इन टू आउट, ए सिक्योरिटी गार्ड की तरह बिहेव करता है, ठीक है। तो अब देखते हैं आगे क्या लिखा हुआ है, ठीक है। देखो यहाँ पे कंपोज्ड ऑफ, यहाँ तक हमने कंप्लीट किया, ठीक है। द मेजर लिपिड्स आर फॉस्फोलिपिड्स, ठीक है, दैट आर अरेंज्ड इन अ बायलेयर, ठीक है। बायलेयर मतलब डबल लेयर, ठीक। Also, the lipids are arranged within the membrane with the polar head. Polar head का मतलब हाइड्रोफिलिक हेड, ठीक, टूवर्ड्स द आउटसाइड, ये आउटसाइड मतलब एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड के साइड, ठीक है। एंड द हाइड्रोफोबिक टेल्स, यही बताया मैंने, हाइड्रोफोबिक टेल्स का मतलब है वो पानी से नफरत करती हैं, तो वो टूवर्ड्स द इनर पार्ट, मतलब वो अंदर की तरफ प्रेजेंट होती है। दिस एंश्योर्स दैट नॉन पोलर टेल, अगर वो हाइड्रोफोबिक है तो उसको हम क्या बोलेंगे, नॉन पोलर टेल ऑफ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स इज प्रोटेक्टेड फ्रॉम द एक्वस एनवायरमेंट। इसी तरीके से एक्वस एनवायरमेंट मतलब पानी वाला एनवायरमेंट, नफरत है उसको पानी से, तो इस तरीके से वो अपने आप को ऐसे अरेंज कर लेती है कि वो पानी से जो है वो बच के रहती है, बढ़िया सेफ रहती है, ठीक। ये इतने सिंपल पॉइंट्स थे एकदम, ठीक है। अब आगे क्या है इसके बारे में जो हमने नहीं पढ़ा अभी तक के, मैंने आपको सारी चीज़ें कवर कराई है, लेकिन एनसीईआरटी को देखना बहुत ज़रूरी है, हमारी माता है एनसीईआरटी। इन एडिशन टू फॉस्फोलिपिड मेम्ब्रेन ऑल्सो कंटेन कोलेस्ट्रॉल। ऑब्वियस सी बात है कोलेस्ट्रॉल होता है, क्योंकि मैंने आपको बताया था ग्लाइकोलिपिड, उसके बाद मैंने आपको बताया था ग्लाइकान्स वर्ड, जिसका जो हम बायोमोलिक्यूल्स में देखेंगे, इसको बोलते हैं पॉलीसेक्राइड। हाँ, पॉलीसेक्राइड को ही ग्लाइकान्स बोला जाता है, जो कि एक्चुअल में क्या है, एक कार्बोहाइड्रेट है। अब प्रोटीन के साथ हमने GLY का मतलब अगर है वहां पे मेंशन, दैट मीन्स दैट इज टॉकिंग अबाउट कार्बोहाइड्रेट। और अगर उससे लिपिड अटैच है तो दैट इज ग्लाइकोलिपिड, प्रोटीन अटैच है ग्लाइकोप्रोटीन, ठीक है। तो वैसे ही होता है, प्रोटीन मॉलिक्यूल से चीज अटैच रहती है, तो ऐसे बहुत सारे मॉलिक्यूल्स है, जैसे कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है, लिपिड प्रेजेंट है, वैसे ही कोलेस्ट्रॉल भी प्रेजेंट होता है, ठीक। Later biochemical investigation revealed that the cell membranes also possess प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट। वही चीज लिखी हुई है, द रेशियो ऑफ द प्रोटीन एंड लिपिड वेरीज कंसिडरेबली इन डिफरेंट सेल टाइप्स। देखो क्या होता है, ये तो हमने समझ लिया कि कार्बोहाइड्रेट और लिपिड ये सब होता है, लेकिन इनकी जो क्वांटिटी है, इनका जो कंपोजिशन है, वो अलग अलग टाइप की सेल में, कहाँ की किस जगह की सेल की बात हो रही है उसमें वेरी करता है, वेरी कर सकता है, ठीक है। अब in the human beings the membrane of the erythrocyte का मतलब है RBC, ल्यूकोसाइट का मतलब है WBC, थ्रोम्बोसाइट का मतलब है प्लेटलेट्स, ठीक, ये पता होना चाहिए। अब has approximately 52% protein and 40%
50% लिपिड। इसकी कंपोजिशन बताया कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है किसकी, आरबीसी की, यानी एरिथ्रोसाइट्स की। आरबीसी को ही एरिथ्रोसाइट्स कहा जाता है, ये याद रखना है, ठीक है, कोई डरने वाली इसमें बात नहीं है। अब इसमें क्या बताया, कंपोजिशन बता दिया कि उसमें 52% जो है वो प्रोटीन से बनी हुई है और उसमें 40% जो है वो लिपिड है, ठीक। डिपेंडिंग ऑन द ease of the extraction, membrane proteins can be classified as integral and peripheral। मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया था कि जो कि ऐसे किनारे पे प्रेजेंट था वो था पेरिफेरल और इंटीग्रल, वही चीज लिखी हुई है, ठीक है, कोई चीज दूसरी नहीं है। पेरिफेरल प्रोटीन्स लाई ऑन द सरफेस ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, वही लिखा है, सरफेस पे प्रेजेंट होता है। while the integral protein are partially or totally buried in the membrane। यही चीज बोली जा रही है बार बार कि जो इंटीग्रल प्रोटीन है वो फंसे हुए होते हैं थोड़े बहुत, पार्शली का मतलब हाफ, थोड़ा पोर्शन उसका जो है वो बाहर आपको दिखाई देगा, नहीं तो ये अंदर की तरफ क्या होते हैं, एम्बेडेड होते हैं, फंसे होते हैं, या यहाँ पे वर्ड यूज हुआ है बरीड होते हैं, ठीक। अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक, चलो। यहाँ ये मैंने आपको बताया था, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये, आपको बहुत अच्छे से इसको ध्यान देके समझना है, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। फ्लूइड मोजाइक मॉडल दैट इज रिलेटेड टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, मोस्ट एक्सेप्टेड मॉडल अबाउट द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। चलिए, an improved model of the structure of the cell membrane was proposed by Singer and Nicholson। ये तो सबको पता है, सिंगर एंड निकोलसन ने इसे दिया था। कब दिया था, 1972, widely accepted as fluid mosaic model। सबसे ज्यादा एक्सेप्टेड अभी बोला मैंने, और इसका नाम किस नाम से जाना जाता है, फ्लूइड मोजाइक मॉडल, ठीक है। अकॉर्डिंग टू दिस, द quasi-fluid nature of the lipid enables lateral movement of the protein within the overall bilayer, ठीक है। इसको भी पूरा कंप्लीट करते हैं, मैं इकट्ठा समझाऊंगी, ठीक है। This ability to move within the membrane is measured as its fluidity। The fluid nature of the membrane is also important from the point of view of the functions like cell growth, formation of intracellular junctions, secretions, endocytosis and cell division, ठीक है। अब इतना सारा मैंने बोला है तो मुझे प्यास लग गई है, मैं पानी पी लेती हूँ, फिर उसके आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए तब तक। एक एक वर्ड बताऊंगी मैं यहाँ से। क्या बोल रहे हैं, देखो क्या बोलना चाह रहा है, अकॉर्डिंग टू दिस मतलब ये मॉडल के अकॉर्डिंग, द क्वासी फ्लूइड नेचर ऑफ द लिपिड enables lateral movement of the protein within the overall bilayer। जितने भी प्रोटीन है उसके लेटरल मूवमेंट में क्या करता है, ये किस चीज में मदद करता है, हमने पढ़ा लिपिड की बायलेयर होती है, तो लिपिड की वजह से क्या होता है, जो लेटरल मूवमेंट होता है प्रोटीन का उसमें ये मदद करता है। और बाकी जो चीजें हमने अभी मेंशन की देखते हैं। एबिलिटी टू मूव विद इन द मेम्ब्रेन इज मेजर एड इट्स फ्लूइडिटी, ठीक है। द फ्लूइड नेचर ऑफ द मेम्ब्रेन इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ फंक्शंस। देखो क्या बोल रहा है, दिस एबिलिटी टू मूव विद इन द मेम्ब्रेन इज मेजर एज इट्स फ्लूइडिटी। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि उसकी एबिलिटी कितनी है मूव करने की, किसके अंदर, विद इन द मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन के अंदर, एंड इज मेजर्स एड्स इट्स फ्लूइडिटी, उसको उसकी फ्लूइडिटी के अकॉर्डिंग मेजर किया जाता है। समझ में आया, कंफ्यूजन होगा आप कमेंट सेक्शन में बताओगे, ठीक है। अब दूसरा पॉइंट क्या बोल रहा है, यहीं पर फ्लूइड नेचर ऑफ द मेम्ब्रेन, अगर हम बात कर रहे हैं किसकी, फ्लूइड नेचर किसकी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, ठीक है, तो वो इंपॉर्टेंट है बहुत सारे पॉइंट ऑफ व्यू से। ये लिखा हुआ है यहाँ पे, सबसे पहला क्या है, सेल ग्रोथ,
सेल की ग्रोथ, उसके बाद फॉर्मेशन ऑफ द इंट्रासेलुलर जंक्शंस। देखो बहुत सारे जंक्शंस हम पढ़ेंगे इन द यूनिट सेल सिग्नलिंग, ठीक है। सेल सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स जो होते हैं किस तरीके से जो है सिग्नल्स को ट्रांसफर करते हैं, तो इस चीज में प्लाज्मा मेम्ब्रेन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है। तो यहाँ पे सिर्फ स्पेसिफिक पॉइंट मेंशन है, ठीक है। अब क्या है लास्ट, सिक्रीशन। सिक्रीशन मतलब कोई चीज बनाना, कोई चीज सिक्रीट करना, वो कोई चीज निकाल रही है, ठीक है। एंडोसाइटोसिस, एंडोसाइटोसिस मतलब किसी चीज को एनग्लव कर लेना, किसी चीज को अंदर अपने ले लेना, जैसे मैंने आपको फेगोसाइटोसिस बताया था, बट देयर इज अ डिफरेंस। फेगोसाइटोसिस का मतलब आपको ऐसे ही याद रखना है कि फेगोसाइटोसिस का मतलब होता है ईटिंग ऑफ द सेल, मतलब वो कोई भी चीज को खा रही है। जैसे मैंने आपको एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी थोड़ी सी बताई थी कि पहले जो माइटोकॉन्ड्रिया थी और क्लोरोप्लास्ट, ये दोनों में 70s राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, है ना। तो ये कहीं ना कहीं सिमिलैरिटी किसके साथ शो करें, प्रोकैरियोटिक सेल के साथ। तो यहाँ पर हमको ये सब पता चला कि पहले एक्चुअल में ये सेल थी, बाद में ये सेल ऑर्गेनल में कन्वर्ट हुई, ठीक। तो इसके बारे में भी हम डिटेल में देखेंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है एंडोसाइटोसिस और एक होता है एक्सोसाइटोसिस। तो एंडो मतलब अंदर एंग्लव करना और एक्सो मतलब बाहर फेंक देना, ठीक। अब सेल डिवीजन, ऑब्वियस सी बात है सेल डिवीजन में प्लाज्मा मेम्ब्रेन का बहुत बड़ा रोल है, ठीक। अब वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शंस ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज द ट्रांसपोर्ट ऑफ द मॉलिक्यूल अक्रॉस इट। ये मैंने आपको पहले बहुत अच्छे से बताया था कि ये सिक्योरिटी गार्ड की तरह बिहेव करती है। जैसे एक बिल्डिंग है, कौन सा इंसान अंदर आ सकता है, कौन बाहर जा सकता है, वो वही बताएगा। प्लाज्मा मेम्ब्रेन आपके सेल की सिक्योरिटी गार्ड है, ये आपको याद रखना है। कोई भी मॉलिक्यूल, कोई भी कंपाउंड उसकी मर्जी के बिना अंदर बाहर नहीं हो सकता, ठीक। अब देखो द मेम्ब्रेन इज सिलेक्टिवली परमिएबल, ये भी बताया था। कुछ सिलेक्टिव मॉलिक्यूल्स होते हैं। सिलेक्टिवली परमिएबल मतलब, परमिएबल का मतलब होता है कि वो कुछ ही मॉलिक्यूल्स को अपने अंदर से क्या होने देगी, पास होने देगी, बाकी मॉलिक्यूल्स को वो अलाउ नहीं करती। तो उसके लिए मैंने आपको बताया था प्रोटीन चैनल्स बने होते हैं, ठीक है। जैसे अगर आप इसको, मैंने आपको एग्जाम्पल भी बताया था कि आपको घर के अंदर घुसना है, आप चोर को घुसना है तो सिक्योरिटी गार्ड से उसको बचना पड़ेगा ना, तो वो कहीं पाइप वाइप से चढ़ के जाएगा। तो यहाँ पे क्या जुगाड़ लगाते हैं दूसरे मॉलिक्यूल्स, वो चैनल बनाते हैं, प्रोटीन के अंदर एक चैनल बनाते हैं, चैनल बना होता है, उसके थ्रू वो अंदर घुसते हैं। ये सारी चीजें, डिफ्यूजन, सिंपल डिफ्यूजन, पैसिव, ये बोल सकते हैं पैसिव, हाँ पैसिव ट्रांसपोर्ट है, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन है, ये सारी चीजें किस में आ जाती हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में किस तरीके से मूवमेंट हो रहा है, किसका, आयंस का, मॉलिक्यूल्स का, ये हम देखेंगे, ठीक। अब यहाँ पे लिखा हुआ है, वही चीज लिखी हुई है, टू सम मॉलिक्यूल्स स्पेसिफिकली सिलेक्टिव होती है, ठीक है, और प्रेजेंट ऑन आइदर साइड ऑफ इट, ठीक है। देखो जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में प्रेजेंट होगा उसके कॉन्सेंट्रेशन और अदर यहाँ के कॉन्सेंट्रेशन को मेंटेन करके रखती है, ठीक है, सिक्योरिटी गार्ड की तरह बिहेव करती है। इतना समझ में आया। अब आपको ये देखना है कौन कौन सी चीजें, कौन कौन सी प्रोसेस होती है जिसके थ्रू यहाँ पर ट्रांसपोर्ट चल रहा है, ये चीज आगे मेंशन है। चलो आगे बढ़ते हैं, देखो क्या बोलना चाह रहा है। Most molecule can move briefly across the membrane without requirement of energy. अगर मैंने बोला, याद रखना क्या बोला, विदाउट द रिक्वायरमेंट ऑफ एनर्जी, यानी कि एनर्जी मतलब ATP, यहाँ पर ATP का कोई यूज नहीं है, उनको कोई एनर्जी लगी नहीं रही। वो सिक्योरिटी गार्ड बहुत अच्छे से जानता है कि अरे ये तो यही बिल्डिंग में रहते हैं, इनको क्या रोकना, जाओ आप, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे याद रखना है, ठीक। अब यहाँ पर इसको हम बोलते हैं पैसिव ट्रांसपोर्ट, जिसमें हमको कोई भी चीज खर्च करने की जरूरत नहीं है, 1% भी नहीं, ठीक। क्योंकि हमको पता है कि हमारी बिल्डिंग है, हमको थोड़ी रोका जाएगा। वैसे ये मॉलिक्यूल्स होते हैं कि जैसे गैसेस हो गई है ना, गैसेस का एग्जांपल हम ले सकते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू उन लोगों को आने जाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन कुछ मॉलिक्यूल्स को क्या लगता है, चैनल लगता है। जैसे चोर है, उसको उससे पाइप से आना पड़ेगा, है ना, वैसे याद रखेंगे, ठीक। अब इसको क्या लिखा है, देखो आगे वही चीज लिखी है, एंड दिस इज कॉल्ड द पैसिव ट्रांसपोर्ट। यही मैंने आपको समझाया कि जिसमें अगर हम एनर्जी नहीं लगा रहे हैं दैट इज पैसिव, और अगर एनर्जी लग रही है तो फिर एक्टिव ट्रांसपोर्ट है, ठीक। न्यूट्रल सॉल्यूट्स में मूव अक्रॉस द मेम्ब्रेन बाय द प्रोसेस ऑफ सिंपल डिफ्यूजन। न्यूट्रल सॉल्यूट्स मूव, देखो डिफ्यूजन क्या होता है सबसे पहले तो आप ये समझो, ठीक है।
द मूवमेंट, ध्यान से सुनना, द मूवमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल फ्रॉम द हायर कॉन्सेंट्रेशन टूवर्ड्स द लोअर कॉन्सेंट्रेशन इज नोन एज डिफ्यूजन। क्या बोला मैंने? ज्यादा क्वांटिटी से मॉलिक्यूल्स का कम क्वांटिटी की तरफ मूव करना, क्या बोल रहे हैं हम? डिफ्यूजन। कॉन्सेंट्रेशन वर्ड है। अगर मैं इसका एग्जाम्पल लूँ तो मैं अगरबत्ती का एग्जाम्पल लेती हूँ, बेस्ट एग्जाम्पल। देखो क्या होता है, आप घर में अगरबत्ती जला के कोने में फंसा दो, जहां पे वो जल रही है वहां पे जो मॉलिक्यूल्स होंगे, देखो एक डायग्राम बना के बताती हूँ। ये अगरबत्ती हो गई, ठीक है। अब एक कलर सिलेक्ट करते हैं, रेड कलर। ये रेड कलर है, ठीक है। इसके बाद हम सिलेक्ट करेंगे, थोड़ा ग्रे कलर चाहिए था मुझे, लेकिन ग्रे मिल नहीं रहा है, चलो कोई बात नहीं, ठीक है। ये है धुआं, ठीक। अब आपको समझ में आएगा। देखो ब्लू कलर का धुआं नहीं होता है ना। तो यहाँ पर जो कॉन्सेंट्रेशन है किसका, ये वाला पार्ट जल रहा है ना, ठीक है। यहाँ पर जो कॉन्सेंट्रेशन है मॉलिक्यूल्स का वो कैसा है? हाई है, ठीक है, एज कंपेयर टू जब वो डिफ्यूज होके क्या इन्वायरमेंट में जा रही है, ठीक है। तो अगरबत्ती इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ सिंपल डिफ्यूजन, ठीक है। मूवमेंट ऑफ हायर कॉन्सेंट्रेशन टूवर्ड्स द लोअर कॉन्सेंट्रेशन, मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो यहाँ से ये डिफ्यूज होके पूरे रूम में फैल जाती है, तो इससे इसका कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे कैसा होते जा रहा है? कम होते जा रहा है। तो ये था आपका डिफ्यूजन, ठीक है। अलोंग द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, अलोंग द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट का मतलब होता है फ्रॉम हायर टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन। इट इज दैट फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर, यस यही लिखा हुआ है। वाटर में ऑल्सो मूव अक्रॉस दिस मेम्ब्रेन फ्रॉम हायर टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन। वाटर को भी कोई जरूरत नहीं है एटीपी की, ऑब्वियसली नहीं है, ठीक। मूवमेंट ऑफ वाटर बाय डिफ्यूजन इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। अगर वाटर का मूवमेंट हो रहा है, ठीक, वाटर का अगर मूवमेंट हो रहा है थ्रू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तो उसको हम क्या बोलेंगे? ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस में अच्छे से एक्सप्लेन करती हूँ एक बार, ज़्यादा कुछ ऐसा इसमें है नहीं। आई होप जो व्हाइट बोर्ड है वो ओपन हो जाए एक बार। चलो मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ। चलिए आ जाइए। आपको समझ करना है कि ये एक टैंक है। What is wrong with this? हाँ आ गया। चलिए आपको ये सपोज करना है कि मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ? एक टैंक के बारे में, ठीक। ये टैंक हो गया, ये है आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है, जो कि कैसी है? सिलेक्टिवली परमिएबल है, ठीक है। सिलेक्टिवली परमिएबल मतलब ये इसकी मर्जी के हिसाब से काम चलता है। अब बोल रहा है वाटर इज मूविंग फ्रॉम द हायर कॉन्सेंट्रेशन टूवर्ड्स द लोअर कॉन्सेंट्रेशन। तो ये हायर से लोअर कॉन्सेंट्रेशन तो डिफ्यूजन हो गया, लेकिन व्हेन वी ऐड व्हाट, the movement of the water molecule from the higher concentration towards the lower concentration across the plasma membrane, that is known as osmosis, ठीक। अब समझ में आया? अगर ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन बीच में है आपके बॉडी का, इसको कोई भी पार्ट कंसीडर कर लो जहां पर प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये सेल है आपकी, ठीक है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये सेल है, इधर सेल है, बीच में आपका एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड होगा, तो एक्सचेंज चल रहा है। तो अगर वाटर हाई से लो जा रहा है, दैट मीन्स दैट प्रोसेस इज नोन एज ऑस्मोसिस, ठीक। चलिए अब आगे क्या लिखा हुआ है? ऑस्मोसिस पे खत्म किया था। एज द पोलर मॉलिक्यूल्स कैन नॉट पास थ्रू नॉन पोलर लिपिड बाइलेयर। पोलर का मतलब मैंने आपको बताया था, जैसे हमने लिखा था हाइड्रोफिलिक, ठीक है। कैन नॉट पास थ्रू द नॉन पोलर लिपिड बाइलेयर, दे रिक्वायर कैरियर प्रोटीन, देखो दे रिक्वायर कैरियर प्रोटीन ऑफ द
membrane to facilitate their transport across the membrane. ठीक है, अभी ये वाला पार्ट आपको ध्यान नहीं देना है, मेरा पूरा जो मैंने पढ़ा उस पर ध्यान दो, ठीक है. As the polar molecules cannot pass through the non-polar bilipid layer, पोलर मॉलिक्यूल्स जो हैं वो क्या नहीं कर पा रहे हैं, वो ट्रांसपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं. अब आ गई यहाँ पे वही वाली बात कि ये सिक्योरिटी गार्ड की तरह बिहेव करी तो ये इसको जाने नहीं दे रही है. तो ये क्या करेगा, ये क्या कर रहा है, दे रिक्वायर अ कैरियर प्रोटीन. कुछ ऐसे कैरियर प्रोटीन्स होते हैं जो क्या करते हैं, मेम्ब्रेन टू फैसिलिटेट देयर ट्रांसपोर्ट अक्रॉस द मेम्ब्रेन. ये क्या कर देते हैं, ये कैरियर प्रोटीन जो है बोलते हैं चलो हम तुमको छोड़ देते हैं, अगर ये आने नहीं दे रहा तो क्या हो गया, हम तुमको लेके चलते हैं. ऐसा होता है. तो मैंने बताया कुछ मॉलिक्यूल्स को अलाउ नहीं करती है, तो उसके लिए अलग अलग चीज़ें हैं, उसके लिए अलग अलग स्पेशल चीज़ें हैं. वो क्या है, प्रोटीन है, कहीं चैनल प्रेजेंट है, कहीं वो कैरी कर रहा है. तो यहाँ पे अभी कैरियर की बात हो रही है. A few ions or molecules are transport across membrane against their concentration gradient. Against the concentration gradient मतलब lower to higher. ठीक है, बहुत सारे आयंस जो हैं वो ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं. आयंस मतलब K+ आयन हो गया, Na+, सोडियम पोटेशियम पंप पढ़ेंगे हम तो उसमें हमको बहुत अच्छे से क्लियर होगा. ये बोल रहा है मेम्ब्रेन अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट. ठीक है, इट इज दैट, इसका मतलब क्या हुआ, फ्रॉम द लोअर टू द हायर कॉन्सेंट्रेशन. बोला मैंने अगेंस्ट कॉन्सेंट्रेशन मतलब लोअर टू हायर. ठीक, सच अ ट्रांसपोर्ट इज एन एनर्जी डिपेंडेंट प्रोसेस. इसको हम बोलते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट, विच ATP is utilized and is called active transport. वो लिखा हुआ है. एग्जाम्पल आपका अब भी जो मैंने मेंशन किया, सोडियम पोटेशियम पंप. ठीक, क्लियर हुआ आपको. यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि जिस चीज़ में एनर्जी लग रही है, कुछ आयंस ऐसे होते हैं जिनको एनर्जी की ज़रूरत होती है, जिनको कुछ जुगाड़ लगाना पड़ता है. समझ लो एनर्जी क्या है, पैसा है. तो वो सिक्योरिटी गार्ड वाले को जब तक पैसा नहीं देगा तब तक वो उसको अंदर नहीं जाने देगा. तो कहीं ना कहीं उसको एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी. किसके अंदर जाने के लिए, सेल के अंदर जाने के लिए या बिल्डिंग के अंदर जाने के लिए. बिल्डिंग हमारे लिए क्या है, सेल है. रूम्स क्या है, रूम्स हमारे लिए अलग अलग ऑर्गेनल्स हैं. और मैंने बोला मेम्ब्रेन बाउंड, जो कंपार्टमेंटलाइजेशन जो हुआ है वो उन्हीं के थ्रू हुआ है, मेम्ब्रेन्स के थ्रू हुआ है. तो वो है दीवार. ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं. हमको अभी तक पता चला दो टाइप के ट्रांसपोर्ट हैं. देख लेते हैं एक बार इसको. ट्रांसपोर्ट हमने दो टाइप के देखे. किसके, अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन. पहला देखा पैसिव, ठीक. दूसरा हमने देखा एक्टिव. इसमें एटीपी का कोई यूज नहीं है भैया, ये तो बिल्डिंग में ही रहते हैं, जान दो इनको. ठीक है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट में एटीपी खर्च करना पड़ेगा. एटीपी, ठीक है, इसमें आपको एटीपी को जो है वो खर्च करना पड़ेगा. ठीक, इतना समझ में आया. इसमें हमने कौन सा एग्जाम्पल देखा, डिफ्यूजन का. ठीक है, यहाँ पे हमने एग्जाम्पल देखा सोडियम पोटेशियम पंप का. इतना क्लियर हुआ. अब मैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ रही हूँ. इसका हम पूरा जो है वो रिवीजन अच्छे से लेंगे, तो टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है, टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है. जितना मैंने अभी भी एडिशनल पढ़ाया है, जैसे काफ़ी सारी चीज़ें तो हमने पहले लेक्चर्स में कवर कर रही थी, जो चीज़ और एडिशनल होते जा रही है उसका भी रिवीजन होते जाएगा, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है. ठीक है, तो अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या स्टार्ट हो रहा है, सेल वॉल. ठीक है, चलिए इसके बारे में देखते हैं. थोड़ा सा मैं पानी पी लूँ. चलिए आ जाइए. लेट मी सिलेक्ट द मार्कर. मार्कर के बिना काम नहीं होता. चलिए, एज यू मे रिकॉल, अगर हम रिकॉल करें, अ नॉन लिविंग रिजिड स्ट्रक्चर कॉल्ड सेल वॉल फॉर्म्स एन आउटर कवरिंग फॉर द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द फंजाई एंड द प्लांट्स. मैंने आपको बताया था ना, बैक्टीरिया में, फंजाई, बैक्टीरिया, इन सब में क्या होती है, इन सब में सेल वॉल होती है. लेकिन ये कैसी होती है, क्या बोल रहा है, ये एक नॉन लिविंग रिजिड स्ट्रक्चर है. जैसे मैंने आपको बताया था किसकी बनी होती है, सेलुलोज की बनी होती है. तो ये एक बहुत ऐसा कठोर स्ट्रक्चर है जो सिर्फ प्रोटेक्शन देने का काम करता है, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर है.
हमारे पास तो लोकोमोटरी ऑर्गन्स है ना, लेकिन प्लांट्स कांट मूव। किसी प्लांट को कभी ऐसे चलते हुए देखा है क्या? अगर चलते होते तो तुम उनको काट ही नहीं पाते, तो सबसे पहले भाग जाते। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज होना चाहिए था प्लांट्स में, वो भागते तो काट ही नहीं पाते उनको। ठीक है, चलो अब आपको ये अच्छे से याद रखना है कि आपको इतना पता चल गया कि सेल वॉल का डिफरेंस है, तो वहीं से कनेक्ट करो ना, वहीं से कनेक्ट करो। आप रिकॉल कर सकते हो इस चीज को कि जो सेल वॉल है वो क्या कर रही है, प्लांट्स को प्रोटेक्शन देने का काम कर रही है। सेम विद द बैक्टीरिया एंड फंजाई। ठीक, अब आगे क्या बोलना चाह रहा है, सेल वॉल नॉट ओनली गिव्स शेप टू द सेल एंड प्रोटेक्ट्स द सेल, सिर्फ उसको शेप या प्रोटेक्शन नहीं देती है, और क्या काम करती है, फ्रॉम मैकेनिकल डैमेज। ऑब्वियस ही बात है, जितना भी डैमेज से बचाने का काम है, मैकेनिकल डैमेज से, वो भी कौन कर रही है, सेल वॉल। चलो, एंड इन्फेक्शन, और जितनी भी बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स हैं, पैरासाइट्स हैं, ठीक है, अब वो प्लांट्स को कहीं ना कहीं हार्म पहुंचाने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, तो ये सब चीज़ों से सेल वॉल उसको प्रोटेक्ट करती है, क्योंकि वो बहुत कठोर स्ट्रक्चर है, तो वो उसके थ्रू पेनिट्रेट नहीं कर पाते। चलिए आगे, इट हेल्प्स इन सेल टू सेल इंटरेक्शन। ठीक है, सेल टू सेल इंटरेक्शन को क्या करोगे कि सेल वॉल क्या है कि भाई मम्मी है, ठीक है, पड़ोस वाली आंटी है, ठीक है, तो आसपास बातचीत चलती रहती है ना, तो सेल टू सेल इंटरेक्शन बना हुआ है। ठीक है, बाजू वाली बिल्डिंग, अभी हम बिल्डिंग कंसिडर कर रहे हैं ना, तो दूसरी वाली जो सोसाइटी है उसके साथ भी हमारा इंटरेक्शन बना हुआ है, किसके थ्रू बना हुआ है, सेल वॉल के थ्रू बना हुआ है। ठीक है, अब एंड प्रोवाइड्स बैरियर टू क्या लिखा है, अनडिजायरेबल मैक्रो मॉलिक्यूल्स, एल्गे हैव अ सेल वॉल। देखो, काफी चीज को ये बैरियर प्रोवाइड करती है, बैरियर देती है, जैसे कि बहुत सारे अनडिजायरेबल मैक्रो मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो मैं बताऊंगी क्या होते हैं। ठीक है, अभी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो आगे क्या लिखा है, सेल वॉल जो है एल्गे के पास होती है, मेड अप ऑफ सेलुलोज। किससे बनी होती है, सेलुलोज से बनी होती है। गैलेक्ट, हाँ ये जो है गैलेक्टेंस, ये मैनोज होगा, मैनोज। देखो गैलेक्टोज है, ये मैनोज है, मैं वही वो सोचूं क्या लिखा हुआ है, ये सब क्या है, ये सब कार्बोहाइड्रेट्स है। हम पूरा जो मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड, ये सब ये इन्हीं की कैटेगरी में आएंगे। तो ये हमारी बॉडी को इंस्टेंट एनर्जी देते हैं, क्या, कार्बोहाइड्रेट। तो ये बने होते हैं, किससे लिखा है, सेलुलोज, गैलेक्टोज, मैनोज एंड मिनरल्स लाइक कैल्शियम कार्बोनेट। while in the plants it consists of cellulose, बताया था मैंने, हेमीसेलुलोज, पैक्टिन्स एंड प्रोटीन। पैक्टिन्स क्या है, प्रोटीन है, प्रोटीन से तो बनी होगी ही, साथ में इसमें कंपोजिशन है हेमीसेलुलोज और सेलुलोज की। देखो, हमने देखा एल्गे में सेल वॉल किस किस चीज से बनी हुई है, एल्गे में बनी हुई है सेलुलोज, गैलेक्टोज, मैनोज। ठीक है, CGM किस में, एल्गे में। ठीक, मतलब सेलुलोज, गैलेक्टोज, मैनोज। ठीक, अब मैं बात करूं प्लांट की, तो प्लांट में सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, पैक्टिन एंड प्रोटीन। ऐसे ऐसे आप शॉर्ट फॉर्म बना के इसको मेमोराइज कर सकते हो, CHPP प्लांट में और CGM किस में, आपके एल्गे में। ठीक, ये पता चल गया हमको कि क्या कंपोजिशन होती है एल्गे और प्लांट की। अब आगे बढ़ते हैं। द सेल वॉल ऑफ अ यंग प्लांट, द प्राइमरी वॉल इज कैपेबल ऑफ growth which gradually diminishes as the cell matures, and the secondary wall is formed on the inner साइड ऑफ द सेल। ध्यान से समझना इस पॉइंट को, सेल वॉल ऑफ अ यंग प्लांट्स एंड द प्राइमरी सेल वॉल इज कैपेबल ऑफ ग्रोथ। देखो, जो प्राइमरी सेल वॉल है जो अभी अभी बनी है, जो कि यंग है, वो सेल ग्रोथ में तो मदद करेगी, ये चीज लिखी हुई है। ठीक है, ग्रेजुअली, ग्रेजुअली मतलब नेचुरली, जिस तरीके से डिमिनिशेस का मतलब होता है जिस तरीके से वो खत्म होती जा रही है, मरते जा रही है। ठीक है, एज द सेल मैच्योर्स, जैसे जैसे मैच्योर हो रही है तो वो क्या हो रही है, वो खत्म हो रही है, सेकेंडरी सेल वॉल जो है वो बन जाती है, फॉर्म हो जाती है ऑन द इनर टूवर्ड्स द मेम्ब्रेन, मतलब मेम्ब्रेन की तरफ, साइड ऑफ द सेल। ठीक है, यानी ऑब्वियसली प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर सेकेंडरी सेल वॉल का फॉर्मेशन शुरू हो जाता है, मतलब बन जाती है वो। ठीक है, द मिडिल लेमेला is a layer mainly of calcium pectate which holds or glues the different neighboring cells
टुगेदर। यहाँ पर लिखा हुआ है कि इसमें जो मिडिल लेमेला का स्ट्रक्चर होता है, मैं सेल वॉल का आपको पूरा अच्छे से स्ट्रक्चर बताऊंगी, अभी ध्यान दो। जो मिडिल लेमेला है ये एक लेयर है, मेनली किससे बनी होती है, कैल्शियम पैक्टेट से, ठीक है। जिसका काम क्या है, देखो ध्यान दो, सेल वॉल में क्या प्रेजेंट है, मिडिल लेमेला। लेमेला जो है वो एक लेयर है जो कि किससे बनी हुई है, कैल्शियम पैक्टेट से बनी हुई है, जो कि होल्ड करके रखती है, ग्लूज यानी चिपका के रखती है, दोनों वर्ड, होल्ड या चिपका के रखती है, कैसे, डिफरेंट नेबरिंग सेल्स को साथ में, जो उसके नेबर के जितने लोग हैं वो साथ में जुड़े रहते हैं। मैंने बोला ना सेल वॉल, नेबर, नेबर आपकी दूसरी सोसाइटी है, उसके साथ आपका जो जुड़ाव है, जो पूरा एक कम्युनिकेशन बना हुआ है, वो सेल वॉल के थ्रू बना हुआ है। अभी हमने यहाँ पे भी कहीं पे देखा था इंटरेक्शन, सेल टू सेल इंटरेक्शन लिखा हुआ है, इंटरेक्शन मतलब बातचीत चल रही है, तो वो किसकी वजह से, सेल वॉल की मेहरबानी है ना। चलिए अब आगे क्या लिखा है, सेल वॉल एंड मिडिल लेमेला में बी ट्रांसवर्स बाय प्लाज्मो, ये वाला पॉइंट को अभी आप छोड़ दो, इस पे मत जाओ, ठीक है। अब अभी तक हमने क्या देखा सेल वॉल के बारे में, एज यू, आपको इसको अगर रिकॉल करना है तो आपको ये पता होना चाहिए कि एक नॉन लिविंग जो है, रिजिड मतलब बहुत ही कठोर और बहुत ही टफ स्ट्रक्चर, हार्ड स्ट्रक्चर है इसका, ठीक है, नॉन लिविंग है। और ये जो है वो प्लांट में, एल्गे में, फंजाई में, इन सब में प्रेजेंट होती है, क्योंकि इनके पास लोकोमोटरी ऑर्गन्स नहीं है। लेकिन ऑब्वियसली बात है, बैक्टीरिया के पास लोकोमोटरी ऑर्गन्स होते हैं, बिल्कुल होते हैं, लेकिन दे हैव, इतना प्रोटेक्ट नहीं कर सकते ना वो अपने आप को। हमारे पास तो हाथ पैर हैं, बहुत सारी चीज़ें जिसके थ्रू हम अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, बट बैक्टीरिया कांट। तो इसीलिए उनके पास सेल वॉल का होना बहुत ज़रूरी है, ताकि वो बाकी सारी चीज़ों से क्या रहे, बचे रहे। सेल वॉल का सिर्फ एक ही काम नहीं है कि वो आपको प्रोटेक्शन देगी, उसके बहुत सारे काम है जो हमने देखे, जैसे कि हमने देखा कि उसका सेल ग्रोथ में काम है, सेल डिवीजन में काम है, ये सारी चीज़ें हमने ये पढ़ा कि उसकी कंपोजिशन एल्गे में क्या होती है, सीजीएम यानी कि आपका सी से क्या था, सेलुलोज, जी से गैलेक्टोज, एम से मैनोज, यहाँ पे सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, पैक्टिन एंड प्रोटीन, काय में, प्लांट में। तो ये कंपोजिशन था। सो दिस इज ऑल अबाउट द टुडेज लेक्चर। आज हम इतने पे ख़त्म करते हैं। अब इसके बाद जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें मैं इसका एक क्विक रिवीजन करवाऊंगी, जिससे आपको कहीं कोई कंफ्यूजन ना रहे। अगर कोई कंफ्यूजन है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए, एंड कीप वॉचिंग इंस्पायर एकेडमी। थैंक यू।